नमस्कार, मैं अवनीश बरनवाल एक बार फिर से आपके सामने हूँ और इस बार मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ समाचार लेखन पर। इसके पहले हम लोगों ने अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के कई चैप्टर्स पढ़ लिए हैं जिनमें जनसंचार माध्यम क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हमने जान लिया है। इसके अलावा पत्रकारीय लेखन क्या होता है इसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली है। कुछ चीज़ें हमने पत्रकारिता के विभिन्न आयामों के बारे में भी पाई है। अभी ये जो चौथा चैप्टर है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, इसमें एक टॉपिक है समाचार लेखन। हम आज इस पर बात करेंगे। तो समाचार क्या होते हैं और क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्या उपयोगिता है हमारी डेली लाइफ में, हमने इस पर पहले भी बात कर रखी है। आज हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं कि समाचार लिखा कैसे जाए, कैसे उसे सही फैक्ट्स के साथ इंटरेस्टिंग रूप में किसी के सामने प्रस्तुत किया जाए, उसे लिखते समय किन किन बारीकियों का, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और समाचार लेखन की स्टाइल क्या होती है, किस शैली में आखिर समाचार लिखा जाना चाहिए। हम आज इन चीज़ों पर बात करेंगे। तो समाचार शब्द अंग्रेजी के न्यूज शब्द का हिंदी अनुवाद है। शब्दार्थ की दृष्टि से न्यूज शब्द जिन चार अक्षरों से बना है वे हैं NEW और S। As you know, news NEWS, news is supposed to be north, east, west and south, यानी ये चारों दिशाओं का बोध कराता है। और न्यूज शब्द यह बताता है कि हमें चारों दिशाओं की सारी खबरें, चारों दिशाओं में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे लिए समाचार है। कुछ लोग न्यूज को न्यू का बहुवचन भी मानते हैं। न्यू का अर्थ नया होता है, तो अगर हम इस अर्थ को भी लें तो समाज में जो कुछ भी नया और सामयिक घटित हो रहा है, सामयिक मतलब तात्कालिक, अभी के समय में तुरंत, whatever is being happen in our society right now is news। लेकिन समाचार की केवल इतनी सी परिभाषा नहीं है। समाचार की परिभाषा बड़ी व्यापक है। समाचार बनने के लिए किसी खबर में क्या क्या होना चाहिए, कब वो समाचार बनती है और कब नहीं बनती है, इस पर हम बात करेंगे। तो अभी की बात ये कि समाज में हमारे चारों तरफ जो कुछ नया हो रहा है, जो कुछ घटित हो रहा है नया, उसका विवरण, उसका डिस्क्रिप्शन देना, उसे दूसरों के सामने क्रमबद्ध तरीके से रखना, उसकी रिपोर्टिंग करना, ये समाचार कहलाता है। तो वट एवर इज बींग हैपन इन आवर सोसाइटी, द रिपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर, दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट बी कॉल्ड न्यूज। अब समाचार देखते समय, पढ़ते समय आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के नाम भी देखे होंगे और सबकी अलग अलग लिखने की स्टाइल्स भी देखी होंगी। दरअसल जिस तरह से जनसंचार के अनेक माध्यम हैं, उसी तरह से समाचार के भी आप तक पहुंचने के बहुत सारे माध्यम हैं। समाचार पत्र हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है और भी ढेर सारे माध्यम। आजकल इंटरनेट पर ऑडियो विजुअल दोनों चीज़ें आ रही हैं। रेडियो एक ऑडियो साधन है, ऑडियो माध्यम है। टेलीविज़न हमारा ऑडियो विजुअल ऐड है। और जो समाचार पत्र हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, ये प्रिंट मीडिया में आता है। यानी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबसे पहले हम बांट लेते हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दो पार्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप जानते हैं रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आ जाता है, और जो प्रिंट मीडिया है इसमें न्यूज़पेपर और मैगजीन से आते हैं। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे समाचार लेखन समाचार पत्रों के लिए कैसे किया जाए, इस पर। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि समाचार पत्र में छपने वाली सारी चीजें समाचार नहीं होती हैं। वो क्या क्या चीजें उनमें हो सकती हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो समाचार क्या है? कोई घटना जो आपके आसपास नई घटित हो रही है, वो घटना ही स्वयं में समाचार नहीं है, बल्कि उस घटना का विवरण जो समाचार पत्रों या दूसरे मीडियम के द्वारा आप तक पहुंचता है, वो समाचार है। इट मीन्स द इंसिडेंट इज नॉट न्यूज,
न्यूज इज द रिपोर्ट which is being spread by different means like newspaper or some other mediums. If that report is coming to you or the person in the society, then it will be called news. Now, so many definitions are there, but one we will take. The person is सुभाष धूलिया, और सुभाष जी ने लिखा है कि समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समसामयिक यानी जो अभी के टाइम में हो रही है, समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है और जिनका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि ये पूरी तरह से समाचार को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन फिर भी इस परिभाषा में जितना लिखा गया है वो ये कि समाचार आपके आसपास जो भी घटनाएं, जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी जानने की चीज़ें हैं उन पर बेस्ड होते हैं। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी होती है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज इंटरेस्टेड, और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता है। अगर वो सूचना किसी को प्रभावित नहीं कर रही है, नो वन इज बीइंग अफेक्टेड, देन इट विल नॉट बी न्यूज़। तो न्यूज़ बनने के लिए अधिक से अधिक लोगों का उसमें इंटरेस्ट लेना और उसके द्वारा उससे प्रभावित होना, ये दोनों जरूरी है। यानी समाचार एक ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रुचि हो और जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। अगर ऐसा है तो हम उसे समाचार कह सकते हैं। अब कोई घटना या विचार या प्रॉब्लम जो हमने अभी पढ़ा कि एनी इंसिडेंट, एनी थॉट, एनी प्रॉब्लम विल बी द न्यूज़, बट फॉर बीइंग न्यूज़ a few important parts are there, a few important elements are there. If a few of them or a single one is there in that particular report, then we can say it news. क्या क्या है वो तथ्य, क्या क्या है वो तत्व? तो सबसे पहले है तथ्यात्मकता। तथ्य मतलब फैक्ट, यानी समाचार हमेशा सही फैक्ट्स के साथ होना चाहिए। अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो रहा है तो वहां पर अगर 4 लोग घायल हैं तो हम उसे 5 या 6 या 10 नहीं कह सकते, या राउंड ऑफ करने में अगर 8 लोगों की मौत हुई है तो हम 10 लोगों की मौत नहीं दिखा सकते। तो इस तरह से फैक्ट्स बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर हम कोई डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, द डेटा शुड बी वेरी ऑथेंटिक। सेकेंड वन इज नवीनता, यानी जो चीज़ हम बता रहे हैं, जो चीज़ हम न्यूज़पेपर में या समाचार बनने के लिए जिस चीज़ को भेज रहे हैं वो नई होनी चाहिए। अगर वो पहले की हो गई, अगर उस घटना को हुए ज़्यादा समय बीत गया है और लोग उसके बारे में, बाकी लोग जानने भी लगे हैं, तो फिर वह समाचार नहीं रह जाती। जैसे समाचार पत्रों में किसी खबर को भेजने के लिए डेडलाइन होती है, यानी एक ऐसा टाइम जिसके बाद किसी खबर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, मतलब उसे न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं किया जा सकता। अगर उसके बाद वो खबर आती है तो वो हम पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी डेडलाइन से आगे आ रही है। और डेडलाइन इसलिए क्योंकि जब खबर नई है तभी तक वो समाचार है। तीसरी बात है जन रुचि, यानी पब्लिक इंटरेस्ट। लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए, और लोगों का इंटरेस्ट क्या है, कैसा रुझान है, ये समाचार कंपनियां बेहतरीन तरीके से इसे डील करती हैं, बहुत अच्छे से जानती भी हैं। तो किन चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट है, किन चीज़ों में लोगों की रुचि है, उस तरह की चीज़ों को पब्लिश करेंगे। सामयिकता, तुरंत की बात होनी चाहिए। फिर निकटता है, यानी आपके नज़दीक होनी चाहिए। नज़दीक का अर्थ है कि जो लोकल घटनाएं होती हैं, पहले आप न्यूज़पेपर के समाचार पत्र के फॉर्मेट को देखिए। जो उसका पहला पेज है वो नेशनल बड़ी न्यूज़ से भरा होता है, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ भी आती हैं उस पर। तो ये जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, ये हर किसी को जानने की ज़रूरत है, वो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसमें दी जाती हैं। ये सभी पेपर्स में, सभी न्यूज़पेपर्स में होती हैं।
लेकिन जब आप उसे पलटेंगे, अंदर के पेजेस पर आएंगे, तो द पेजेस विल बी डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स. Some are reserved for editorial, some are reserved for features and all, some are reserved for your local news, some are for cricket, some are for entertainment. But every newspaper has some parts, and the local news can be published in a newspaper which is only for that particular area. If uh, incident is not very important, like some accident is there and two men are injured, then what will happen? If one newspaper is being published from Allahabad, then in that version that news will be published because it has happened in Allahabad. But in the same newspaper, if it is being printed from Kerala, then they will not publish that particular incident because that is not very important and it is not local. So they will not publish because people are not interested in reading that news. So the incident which is being published should be local. Other, like every news is that is local, then it is news, and if it is not local, then it is not news. That is not the matter. That is not the pattern, in fact. So many things are there. You will understand it later that if there is a small incident, it can be published in newspaper in that local page which is reserved for local news, but it cannot be published in some other version which is published from other part of country because it is not important for the people of that part. By the way, next point is प्रभाव, effect. कितने लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है, कितने लोग इस पर इससे प्रभावित होते हैं. पाठक वर्ग अगला पॉइंट है. द क्लास ऑफ पीपल who are reading that newspaper, that class. What do you mean by class? तो जो पाठक हैं, जो रीडर्स हैं, वो कई तरह के हो सकते हैं ऑन सेवरल बेसिस. लाइक पहले हम एज पर अगर करें तो उस न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले बच्चे हैं या बड़े हैं या बूढ़े हैं. हम अगर फाइनेंशियली देखें, इकोनॉमिकली देखें, तो उसे कौन वर्ग पढ़ता है? बिल्कुल लोअर क्लास के लोग पढ़ते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग पढ़ते हैं, मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग पढ़ते हैं, या किसी न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार लोग पढ़ते हैं, प्रोफेसर्स और इंजीनियर्स पढ़ते हैं, या उसे सामान्य किसान मजदूर भी पढ़ सकते हैं. ये चीज़ें डिसाइड करती हैं कि किस तरह की खबरें हम उस न्यूज़पेपर में छाप रहे हैं. अगर किसी न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले मजदूर, किसान और मध्यम श्रेणी के लोग हैं, तो उसमें आर्थिक विश्लेषण अगर आप छापेंगे तो ना तो उसमें उन लोगों का इंटरेस्ट होगा और ना तो इसे छापने का कोई प्रयोजन सिद्ध होगा. तो ये बात भी ध्यान में रखने की है. अगला है नीतिगत ढांचा. जो न्यूज़ कंपनीज होती हैं, जो समाचार पत्रों के पब्लिशर होते हैं, उनका एक पैटर्न होता है, एक फ्रेम होता है. वे ये फिक्स रखते हैं कि हम इस तरह की खबरें छापेंगे और इस तरह की खबरें नहीं छापेंगे. ये उनकी नीति है, ये उनकी पॉलिसी है, ये उनका नीतिगत ढांचा है कि किस तरह की खबरें वो पब्लिश करेंगे और कौन सी खबरें वो रोकेंगे. ये व्यक्ति के अपने इंटरेस्ट पर, अपनी रुचि पर निर्भर करता है. अनोखापन, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कोई खबर अनोखी है तो वो समाचार हो सकती है. कोई इंसिडेंट अगर बहुत अनोखा है तो वो समाचार हो सकता है. जैसे बार बार ये चीज़ें आती हैं कि अगर सांप ने आदमी को काट लिया तो एक सामान्य घटना है, लेकिन अगर आदमी ने सांप को काट लिया तो वो अनोखापन है, वो समाचार बन जाएगा. तो अनोखापन है. और फिर उपयोगी जानकारियाँ, कई बार जो कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस आपके लिए समाचार पत्रों में पब्लिश होती हैं. जैसे मान लीजिए बहुत गर्मी पड़ रही है तो लू से कैसे बचें, कैसे हमें अपना चेहरा कवर करके जाना चाहिए, घर से पानी पीकर निकलना चाहिए. सर्दियाँ पड़ रही हैं, अपने आप को सर्दियों से बचाना कैसे है. किचन में काम कर रहे हैं, कौन से टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आप लैपटॉप, कंप्यूटर्स पे यूज़ करते हैं, कौन से एप्लीकेशंस आपके लिए
ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। इस तरह की जानकारियाँ भी समाचार पत्रों में पब्लिश हो सकती हैं। इसमें नया होना या प्रभाव होना इसका या सामयिकता इसकी ये ज़रूरी नहीं हो सकती। तो इनमें से जो तत्व मैंने बताए, इनमें से जो भी एक दो तत्व अगर किसी खबर किसी घटना में हैं तो निश्चित रूप से वो समाचार बनने के योग्य है। अब आते हैं समाचार की भाषा और शैली पर। भाषा कैसी होनी चाहिए और उसकी स्टाइल क्या होनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना है कि उस समाचार पत्र को पढ़ने वाला वर्ग कैसा है, पाठक वर्ग कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी लैंग्वेज और स्टाइल का चुनाव करेंगे। लेकिन उसे पढ़ने वाले कितने भी बुद्धिमान और समझदार और ऊंचे तबके के क्यों ना हों, समाचार पत्रों की भाषा हमेशा आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। आमतौर पर समाचार लोग पढ़ते हैं, सुनते या देखते भी हैं, वे इनका अध्ययन नहीं करते, इनकी स्टडी नहीं करते। वो खबर को पढ़ करके उसके बाद उसकी डेप्थ में जाना और उसके सारे वर्ड्स के मीनिंग निकालना, ये काम नहीं करते। यानी अगर कोई खबर वो पढ़ रहे हैं तो वो डिक्शनरी लेके नहीं बैठेंगे अपने साथ। इसलिए जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भाषा का आप समाचार लेखन में प्रयोग कर रहे हैं, वो आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। यानी बिना किसी परेशानी के व्यक्ति को आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए। इसलिए समाचारों की भाषा बोलचाल की होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे हों और पैराग्राफ भी संक्षिप्त होने चाहिए, जिससे इंसान थोड़े में कम समय में पढ़कर उस बात को समझ सके। और पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भले लाखों पाठक हैं उस समाचार पत्र के, लेकिन एक बार में एक व्यक्ति ही उस समाचार को पढ़ रहा है, कई लोगों के साथ बैठ करके उस पर विचार विमर्श नहीं कर रहा है। इसलिए वो खबर ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति अकेले पढ़कर भी आसानी से आराम से समझ सके। समाचार की संरचना, उसकी बनावट कैसी होती है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूज। ऐसा नहीं है कि किसी न्यूज को जैसे भी आप चाहेंगे लिख लेंगे। तो न्यूज लिखने के लिए, उस समाचार को प्रकाशित करने के लिए कुछ पैटर्न होता है, कुछ स्टाइल होती है उसकी। तो मेनली किसी भी खबर को 3 भाग में बांटते हैं। पहला पार्ट उसका कहलाता है इंट्रो, दूसरा पार्ट कहलाता है बॉडी, और तीसरा पार्ट उसका समापन यानी एंडिंग होती है। यानी इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या हुआ, आखिर क्या कौन सी घटना हुई, क्या हुआ, इसका उत्तर पहले पार्ट में मतलब इंट्रो में मिल जाता है। जो बाकी छोटी कुछ चीज़ें बची हैं वो सेकंड पार्ट में, और उस समाचार को कंप्लीट करने के लिए जो थोड़ी बहुत चीज़ें लिखनी हैं वो लास्ट में लिखते हैं। जैसे यहाँ एक चित्र में आपको दिखाया जा रहा है, एक उल्टा पिरामिड बना हुआ है। ये उल्टा पिरामिड क्या है, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। हम पिरामिड शैली की बात करेंगे। अब उल्टा पिरामिड है तो सीधा पिरामिड भी होता होगा। तो जो पिरामिड शैली है, जो सीधा पिरामिड जिसे आप एक तरह से कह लीजिए, उसे कहानी मानते हैं, कहानी स्टाइल, कथा शैली कहते हैं। और उल्टा पिरामिड जो है वो समाचार लेखन के लिए होता है। तो ये उल्टा पिरामिड में ऐसा कुछ पिरामिड जैसा नहीं है कि ऐसा पिरामिड बनाकर ही समाचार लिखते हैं, नहीं, समाचार तो सिंपल लाइंस में लिखा जाता है। तो यहाँ क्यों उल्टा पिरामिड कह रहे हैं और क्या है ये, इस पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अभी इसके 3 पार्ट्स हैं। एक है मुखड़ा, जिसे इंट्रो कहते हैं या लीड कहते हैं, दूसरी है उसकी बॉडी या खबर का विस्तार, और तीसरा है उसकी एंडिंग यानी उसका समापन। अर्थात हर खबर इन 3 पार्ट्स में बटी होती है, जिनमें शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी जाती हैं, उससे कम इंपॉर्टेंट चीज़ें बाद में, और सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे लास्ट में लिखी जाती हैं। यानी जो मुखड़ा होता है, जो शुरुआत होती है, वो बिल्कुल आकर्षक और दिलचस्प होनी चाहिए, उत्सुकता पैदा करने वाली होनी चाहिए। अगर ये ऐसी हुई, आकर्षक हुई, तो निश्चित रूप से व्यक्ति उस समाचार को पूरा पढ़ जाएगा। लेकिन अगर उसका मुखड़ा, उसका इंट्रो आपने अच्छा नहीं दिया, तो शायद वो पूरी खबर को इंसान ना पढ़ेगा। आगे हम आपसे चर्चा करते हैं ये पिरामिड शैली क्या है और किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। तो दाहिने साइड जो चित्र बने हुए हैं उनमें एक सीधा पिरामिड है कथात्मक लेखन के लिए, और दूसरा उल्टा पिरामिड है समाचार लेखन के लिए। तो जब हम कहानी पढ़ते हैं तो कहानी में बहुत सामान्य सा स्टार्ट होता है,
कम इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहले शुरुआत में लिखी जाती हैं, भूमिका बनाई जाती है और धीरे धीरे आगे चल करके हमें पूरी बात पता चलती है। यानी जो आखिर में कहानी के बीच में भी काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं और एंड में जाकर, अंत में जाकर हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हुई थी। उल्टा पिरामिड शैली बिल्कुल उससे उल्टी, यानी सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ें सबसे पहले और कम इंपॉर्टेंट चीज़ें बाद में। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि कहानी मनोरंजन की दृष्टि से लिखी जाती है, उसे व्यक्ति पूरा समय दे करके अपने मनोरंजन के लिए पढ़ रहा है। दूसरा पार्ट है समाचार। समाचार में कम समय में व्यक्ति उस घटना को जानना चाहता है, उसे एंटरटेनमेंट की दृष्टि से नहीं पढ़ रहा है, इसलिए इसमें कम शब्दों में चीज़ें लिख दी जाती हैं और शुरुआत में जो उसका इंट्रो है वो ऐसा दिया जाता है कि ज़्यादातर चीज़ें इंट्रो में ही क्लियर हो जाएं। अगर इंसान को इम्पोर्टेंट लगती है वो खबर तो वो बॉडी पढ़ेगा, और भी चीज़ें वो जानना चाहता है तो उसके समापन को भी वो पढ़ लेगा। ये जो उल्टा पिरामिड शैली है ये 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुई। अमेरिका में जो सिविल वॉर हुआ, जो गृह युद्ध हुआ, उसमें इसका प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि कम समय में कम लागत में किसी खबर को देना है तो कम शब्द भी उसमें होने चाहिए। कम समय में इंसान पढ़ भी लेगा और उसे समझ जाएगा। कम उस समय टेलीग्राम और विभिन्न माध्यमों से जो खबरें भेजी जाती थी उनके चार्जेस भी होते थे, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि समाचार जो भी लिखा जाता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसके शेप से कोई लेना देना नहीं है, बस ये शेप ये बताता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें स्टार्टिंग में, उससे कम महत्वपूर्ण चीज़ें उसके बाद, और सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ों को सबसे आखिर में लिखा जाता है। एक उदाहरण के द्वारा मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे एक खबर है, एक समाचार छपा हुआ है कि मॉस्को में छत ढहने से 4 लोग मरे और 29 घायल। ये उस समाचार की हेडलाइन है। अब जरा हम पीछे आते हैं। ये जो इंट्रो, बॉडी और समापन है, इसमें जो इंट्रो है उसमें जो मुख्य खबर है वो आपको पता चल जाती है। ये जानने के लिए थोड़ी सी एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो पूरी खबर होती है उसमें 6 ककार होते हैं। ककार मतलब क से शुरू होने वाले शब्द। क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। तो जो ये इंट्रो है ये शुरुआत की 4 चीज़ों को कवर करता है। यानी जैसे इस खबर में है क्या हुआ, कौन लोग उससे संबंधित हैं, कब हुआ और कहाँ हुआ। तो क्या, कौन, कब, कहाँ, इन 4 चीज़ों के आंसर हमें इंट्रो में मिल जाते हैं, और बची बातें क्यों और कैसे, चूंकि ये एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें हैं इसलिए ये चीज़ें आपको बॉडी में मिलती हैं। इस खबर को पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट इज क्या, मीन्स व्हाट हैपेंड। सामने समाचार कैसे लिखा गया है, केवल इंट्रो वाला पार्ट यहां पर दिया गया है। आप इसे देखिए। इंट्रो में क्या लिखा है, मॉस्को 23 फरवरी, उत्तर पश्चिमी मॉस्को के बाउमांस्की बाजार में गुरुवार की शाम छत ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए। 100 से अधिक लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यह है समाचार का इंट्रो। इसके बाद भी चीजें आएंगी, अभी हम इंट्रो पर बात करते हैं। तो इस चीज को पढ़कर हमें 4 चीजों का पता चलता है। क्या हुआ, 4 लोग मरे और 29 लोग घायल हुए। कौन लोग इसमें इफेक्टेड हैं, इससे किन लोगों पर ये इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो ये आम नागरिक हैं जो उसमें घायल हुए हैं। कब हुआ ये, तो 23 फरवरी को हुआ है, गुरुवार की शाम को हुआ है। अब कहाँ ये चीज़ हुई है, कहाँ ये घटना हुई है, तो उत्तर पश्चिमी मॉस्को के बाउमांस्की शहर में, बाउमांस्की बाजार में। अब ये 4 चीज़ें कि क्या हुआ, कौन घायल हुआ या कौन उसमें इंजर्ड है या कौन लोग उससे सीधे सीधे प्रभावित हुए उस घटना से,
कब हुई ये घटना और कहाँ हुई, ये 4 चीज़ों के उत्तर हमें इंट्रो पढ़ने से मिल जाते हैं। ये है हमारी उल्टा पिरामिड शैली का पहला भाग। अगर व्यक्ति को इसमें इंटरेस्ट होगा तो वो इसके आगे जाएगा, अन्यथा द मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑलरेडी पब्लिश्ड, मीन्स द रीडर हैज गॉट all the important information about this news. Now, if he is interested, so he will read further. 2 पार्ट बचे हुए हैं, 2 parts, why and how. 2 parts are left and these 2 parts will be covered in the second part which is called body. तो ये समाचार की बॉडी है। कैसे हुआ और क्यों हुआ? प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले बाओमांस की भूमिगत बाजार की गुंबदनुमा विशालकाय छत ढही और उसके बाद छत को संभालने वाले खंभे द पिलर्स एक एक करके गिरने लगे। शहर में मेयर ने इस दुर्घटना के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ होने की बात से साफ इनकार कर दिया है। प्रारंभिक जांच से, जो इनिशियल जांच हुई है, उससे पता चला है कि पिछले दिनों हुए भारी हिमपात की वजह से, बर्फ गिरी है, उसकी वजह से 3 साल पुरानी इमारत की छत गिर गई है। यानी क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कौन लोग घायल हुए, ये चीज़ें वहाँ हो चुकी हैं पिछले वाले पार्ट में। यहाँ पर केवल ये बताया जा रहा है कि ये घटना कैसे हुई और क्यों हुई। तो ये इन दोनों चीज़ों के उत्तर इसमें मिल जाते हैं। इंट्रो में क्या, कौन, कब और कहाँ जानने के बाद अगर व्यक्ति इंटरेस्टेड है, देन ही विल गो फॉर द he will read the rest of the part. अब ये जो 6 ककार हैं, ये 6 खत्म हो गए, 4 पहले वाले पार्ट में और 2 दूसरे वाले पार्ट में। अब ये 6 ककार जब खत्म हो गए हैं तो इसके आगे जो तीसरा पार्ट है हमारा, वो है एंडिंग, समापन। उसमें क्या लिखना है, उसमें क्या लिखा जा सकता है और उसे पढ़ने की क्या जरूरत है। इसका विश्लेषण इस खबर का, इस घटना का और भी किया जा सकता है। बहुत सारे रेफरेंसेस दिए जा सकते हैं। इससे सिमिलर कोई खबर कभी पब्लिश हुई हो, इससे सिमिलर, इसके जैसी कोई घटना हुई हो, तो उसे भी बताया जा सकता है। वो चीज़ आएगी समापन वाले भाग में। अगर इस खबर के बारे में और डीप में और डिटेल में कोई जानना चाहता है तो अगर आप डिटेल में जाना चाहेंगे, उस खबर को और पढ़ना चाहेंगे, तो यहाँ पर उसके स्रोत दिए जाएंगे, उसका उद्धरण दिया जाएगा और बाकी लोगों की क्या इस पर राय है, आम जनता इस पर क्या समझती है, जो अथॉरिटीज़ हैं उनका क्या इस पर कमेंट है, ये सारी चीज़ें उसके समापन में लिखी जाती हैं। वो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जिसे उस पूरी खबर में इंटरेस्ट होगा वो आखिर तक पढ़ेगा, अन्यथा द बिगिनिंग मीन्स द इंट्रो will clear all the important facts. The reader will get the facts by reading the intro only. The body is for getting more and the ending is also for getting more information about that, the views of the view of the common people, the view of the authorities, etc. तो बात की हमने समाचार लेखन में प्रयोग होने वाले 6 ककारों के बारे में। वो हैं क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। यानी क्या हुआ, कौन लोग उससे प्रभावित हुए सीधे सीधे, कहाँ ये घटना हुई, कब घटना हुई, ये 4 चीज़ें इंट्रो में आ जाएंगी। क्यों हुई घटना, कैसे हुई घटना, ये चीज़ें बॉडी में आएंगी और समापन में हम लोगों के व्यूज़, अथॉरिटीज़ के व्यूज़ और रेफरेंसेस देंगे उस घटना से जुड़े हुए। तो एक बार फिर इस ककार को हम क्लियर कर लेते हैं। तो जो क्या है वो ये है कि किसके बारे में ये समाचार लिखा जा रहा है, कहाँ, घटना किस प्लेस पर, किस नगर में, गांव में, किस प्रदेश में या किस देश में हुई है, घटना किस समय, किस दिन, किस अवसर पर हुई है, ये कब में कवर किया जाएगा, कौन, तो समाचार के विषय से, समाचार की जो घटना है उससे कौन लोग रिलेटेड हैं, ये 4 चीज़ें इंट्रो में कवर होंगी। और फिर क्यों में समाचार की पृष्ठभूमि दी जाएगी, उसका बैकग्राउंड दिया जाएगा कि क्या क्या रीजन हो सकता है इसका, घटना किस प्रकार घटित हुई है, कैसे हुई है, ये समाचार पूरे डिटेल में
यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से इन 6 ककारों का प्रयोग करके इनका सही उत्तर देते हुए किसी समाचार को पूर्णता के साथ लिखा जा सकता है। तो अब हम पुनरावृत्ति पे आते हैं। एक बार जल्दी जल्दी ये देख लेते हैं कि आपने इस पूरे वीडियो में क्या क्या पढ़ा और क्या क्या सीखा। तो सबसे पहली बात कि समाचार किसे कहते हैं। समाचार क्या है? तो समाचार किसे कहते हैं के बारे में आपको बताया गया है कि समाचार किसी ताज़ा घटना या समस्या की वह रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोग इंटरेस्टेड हों और अधिक से अधिक लोगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा हो। यानी कोई भी नई घटना की रिपोर्ट, किसी भी नई घटना की रिपोर्ट जिसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हों और ज़्यादा लोगों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसे हम समाचार कहेंगे। अगला प्रश्न है कि समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग क्यों किया जाता है? आखिर सीधे सीधे क्यों नहीं प्रयोग कर लेते? तो उल्टा पिरामिड शैली में इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनको सबसे पहले दिया जाता है। उसके बाद में कम इंपॉर्टेंट चीज़ों को और सबसे एंड में सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्थान दिया जाता है। इसका महत्व ये है कि कम समय में इंसान, कोई व्यक्ति जो उस समाचार को पढ़ रहा है, वो उस खबर के मुख्य बिंदुओं को जान सकता है। अगर उसका अधिक इंटरेस्ट होगा उस खबर को पढ़ने में तो वो उसकी बॉडी और एंडिंग को पढ़ेगा, नहीं तो वो शुरुआत पढ़ करके, इंट्रो पढ़ करके वो उस खबर के मुख्य बिंदुओं को जान जाएगा और वो खबर को नहीं पढ़ेगा अगर उसमें उसकी रुचि नहीं होगी तो, या उसके पास समय नहीं हुआ तब। समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं? तो समाचार लेखन में 4 ककार ऐसे हैं जो इंट्रो में यूज होते हैं, 2 ककार ऐसे हैं जो बॉडी में यूज होते हैं, और जो समापन वाला भाग है उसमें कोई ककार प्रयोग नहीं होता है। कौन कौन से हैं वो? तो क्या, कौन, कहां और कब, ये 4 चीजें हैं जिनके संक्षिप्त आंसर आ सकते हैं। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। कौन लोग घायल हुए? 2 आम आदमी घायल हुए। कहां हुआ? बौमांसकी के बाजार में हुआ। कब हुआ? गुरुवार की शाम को हुआ। तो ये छोटे छोटे आंसर्स इसके आ जाएंगे और कम समय में ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी और सारे फैक्ट्स भी पता चल जाएंगे। बाकी बचे 2, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये बॉडी में कवर किए जाते हैं। और अब है कि उल्टा पिरामिड शैली के कितने और कौन कौन से भाग होते हैं। तो ये बात ककार पढ़ने के समय हमने अभी तुरंत इस पर डिस्कस किया है इसे, कि द inverted pyramid शैली has 3 parts. The first one is called lead or intro. The second one is body, and the third one is ending और समापन। यानी उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं, एक मुखड़ा या इंट्रो या लीड, दूसरा बॉडी और तीसरा समापन या उसकी एंडिंग। अब समाचार पत्रों में किस तरह से समाचार लिखे जाते हैं, कि किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अगर हम बड़ी संख्याओं का प्रयोग कर रहे हैं तो कैसे प्रयोग करना चाहिए, रेडियो या टेलीविज़न के लिए अगर हम समाचार लिख रहे हैं तो उसमें हम उस समाचार को कैसे लिखेंगे, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और हाँ, ये जानना जरूरी है और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि समाचार लिखने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तरीके अलग अलग होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी रेडियो और टेलीविज़न के लिए अलग अलग तरीके से समाचार लिखे जाते हैं। प्रिंट मीडिया में, समाचार पत्रों में केवल इंसान उस चीज़ को पढ़ सकता है, रेडियो में केवल सुन सकता है, और टेलीविज़न में वो देख और सुन दोनों सकता है। तो अलग अलग इनके तरीके हैं अपनी खबर को प्रस्तुत करने के, लोगों के सुनने और देखने के आधार पर, तो उनके लिखने की स्टाइल भी अलग अलग होती है। तो कैसे लिखेंगे हम रेडियो और टेलीविज़न के लिए समाचार, या न्यूज़पेपर के समाचार लिखते समय किस तरह की भाषा और किस तरह की शैली इस्तेमाल की जाएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।